Hello dear students and welcome to the brand new series of Think Without Ink. अब ये Think Without Ink है क्या? तो ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में अपने थॉट्स शेयर कर लेता हूँ बहुत जल्दी से। तो Think Without Ink बेसिकली एक सीरीज ऑफ वीडियोस होगा जो मैं टाइम टाइम पर अपने चैनल पर डालूंगा। These videos will be in addition to the videos जो कि मैं नॉर्मल कोर्स कंटेंट के, ऑर्गेनिक के, फिजिकल के लेक्चर्स टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। ये उनसे अलग एक सीरीज होगी और इसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक जिनको यूज करके हम क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि थिंक विदाउट इंक वाली सीरीज में होने क्या वाला है। तो थिंक विदाउट इंक विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस इन विच आई विल इलस्ट्रेट हाउ टू फाइंड द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए हम लोग कैसे राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इनिशियली ये जो सीरीज है ये नीट एग्जाम के लिए फोकस्ड होगी क्योंकि नीट एग्जाम में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अराउंड 180 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं 180 मिनट्स में, तो आप एवरेज निकालिए तो दैट इज जस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, तो इनिशियली ये सीरीज जो है वो नीट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड है। आगे चलकर मैं ऐसे जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी करूंगा, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग नेक्स्ट कुछ वीडियोस जो है वो नीट के लिए रहेंगे। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कैसे कर लेना है। जब मैं जल्दी बोल रहा हूं तो उसका मतलब 10 से 20 या मैक्सिमम 25 सेकंड में कैसे करेक्ट आंसर निकाल के ओएमआर में बबल फिल कर देना है। इन ट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग क्वेश्चन पेपर्स यूज करेंगे वो हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स यूज करने वाले हैं जो एक्चुअल जेई में प्रीवियस 2019, 18, 17 इस टाइप से आए हैं। कोई सिली ट्रिक्स मैं आपको नहीं बताऊंगा ऑन सेल्फ मेड क्वेश्चंस कि मैं कोई एक ट्रिक बनाऊं और एक उसी ट्रिक से चलता हुआ अपना क्वेश्चन बना लूं और वो वहां पर लग जाए और 2-3 क्वेश्चन में वो काम करे और आपको मजा आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द एक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच हैव अपीयर्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। और ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो जनरली कहीं पर भी क्लासरूम में डिस्कस नहीं होती हैं। इनफैक्ट मैं भी पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, बट ये जो क्वेश्चन करने के तरीके हैं या कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए, देखो बेटा, एक हम लोग का एक जनरल टेंडेंसी होता है कि हम लोग एक्चुअली क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का हमारा जो पढ़ाई का पैटर्न है या इनफैक्ट 11-12 का बोर्ड्स का भी जो पढ़ाई का पैटर्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं हम पढ़ाई करते करते या एग्जाम देते देते ये बात भूल जाते हैं कि हमारे सामने हर समय हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हैं। इवेंचुअली मेरा गोल ये है कि मुझे उन चारों में से जो एक सही आंसर है वो चुनना है। किसी भी एग्जाम में ये नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, आप उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन दो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात आपको अपने साइकी में बैठा लेनी है। ये बात आपको फोकस कर लेना है इस बात पे बिल्कुल कि यू हैव ऑल द टाइम यू हैव 4 ऑप्शंस। हर समय तुम्हारे पास 4 विकल्प हैं और उन 4 विकल्प में से तुम्हें एक सही चुनना है। तो जनरली ये सब बातें जो है वो क्लासरूम स्टडीज में ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, है ना, ये सब पॉइंट्स उठ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि अब से मैं इन चीजों के बारे में एक अलग से वीडियो जो है वो बनाऊंगा। और ये है बेसिकली क्या कि दिस इज यू कैन से द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। यही फैक्टर है जो एक 600 प्लस नीट में जो बच्चा स्कोर लाया या एक ऐसा बच्चा जो 600 प्लस स्कोर नहीं ला पाया, उनके बीच का यही छोटी छोटी चीजें जो है डिफरेंशिएटर है। क्योंकि क्लासरूम में बच्चों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट ये भी एक फैक्ट है कि मैं अगर 50 बच्चों की क्लासरूम को पढ़ाता हूँ तो उसमें से हार्डली 2 या 3 बच्चों के 600 प्लस मार्क्स आते हैं, बाकी के नहीं आ पाते हैं। और 600 का बैरियर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 600 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैरियर हो जाता है। अगर 600 आप क्रॉस करते हो देन यू आर श्योर टू गेट MBBS कॉलेज ऑफ योर चॉइस। आपको जो भी चाहिए उस चॉइस का आपको कॉलेज मिल जाता है। तो ये एक बेसिक ब्रीफ हो गया कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। राइट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे, उन पे हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। बहुत जल्दी क्वेश्चन को कैसे करना है वो सीखेंगे। बहुत जल्दी मतलब 10 से 20 या मैक्सिमम 25-30 सेकेंड उतने में आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। और ट्रिक्स हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन को बिना कुछ सॉल्व किए हुए विदाउट यूजिंग इंक वी आर गोइंग टू थिंक। राइट, सो ये हम लोग करने वाले हैं। कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं, जल्दी से कवर करते हैं। कैसे करना है हमको ये काम।
सबसे पहला मेथड मैं आपको सिखाऊंगा इंटेलिजेंट गेसिंग, कैसे आप इंटेलिजेंटली गेस करके आंसर सोच सकते हो। एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस जो आपको दिए हुए चार, उनमें कुछ वीकनेस होगी, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा या समझ में आ जाना चाहिए कि अरे ये 2-3 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, तो अगर कोई आंसर देना है तो एक ही आंसर सही बचता है। इंटरप्रेटिंग द साइकी ऑफ पेपर सेटर्स, जो पेपर बनाने वाला आदमी है उसके दिमाग में कैसे घुसा जाए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है इस क्वेश्चन को बनाने के पहले, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, कुछ साइंटिफिक रीजनिंग करना। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर लॉजिकली अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कुछ बच्चों का ऐसा मेरा मानना है, मैंने ऐसा फील किया, कुछ बच्चों का ऐसा सोचना होता है अरे सर ये तो भगवान का आशीर्वाद है ना, किसी के ऊपर होता है किसी के ऊपर नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू, मैं बहुत एक्सपीरियंस और पूरे कॉन्विक्शन के साथ, गारंटी के साथ तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ कि ये स्किल्स भगवान का आशीर्वाद नहीं है। मैं खुद तुम्हारे सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ जिसके पास एज अ स्टूडेंट ये स्किल्स नहीं थी जो मैं अब तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बट आई हैव डेवलप्ड इट ओवर टाइम। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है, और सबसे ज्यादा ये कॉन्शियस होने से आता है। दीज स्किल्स आर नॉट गिफ्टेड, नॉट गॉड गिफ्टेड, they can be acquired over time by conscious efforts. It is simply training your mind to think in a particular fashion. आपको अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने की आदत डालनी है, और यदि आप 600 प्लस नीट में स्कोर करना चाहते हो और आपको ये सब नहीं आता है तो असंभव है 600 प्लस स्कोर करना। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल अगर तुम 600 प्लस स्कोर लाना चाहते हो विदाउट नोइंग दीज थिंग्स। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, मेक श्योर कि आप एक एक चीज ध्यान से समझो। आगे बढ़ते हैं, किन लोगों के लिए है, तो दिस सीरीज इज मेंट फॉर, अभी ये सिर्फ नीट के लिए चल रहा है, आगे चल के जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी आएगा, मैं बता चुका हूँ। नीट पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल फैक्टर है। तो जो भी बच्चे नीट 2020 में अपीयर करने जा रहे हैं या उसके आगे, प्रोवाइडेड उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो बच्चे देख सकते हैं, पहली बात। सेकेंडली, कुछ ऐसे बच्चे जो अभी 11th या 12th में जा चुके हैं, है ना, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ डिले हो गया, बट अगर नॉर्मल चलता तो आप 11th से 12th में चले गए होते, वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं और आज से ही अपने पढ़ाई के तरीके को चेंज करके जो भी ट्रिक्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, उनको आप अपने एक्चुअल असाइनमेंट्स या प्रॉब्लम्स करते समय इन ट्रिक्स को आप यूज करो, आप सोचो कॉन्शियसली इन चीजों के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो नहीं है। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जैसे इधर बीच में आजकल यूट्यूब बहुत देखता रहता हूँ किस टाइप के लोग कंटेंट्स डाल रहे हैं, तो कुछ कुछ मुझे बहुत सरप्राइजिंग कंटेंट्स लगते हैं कि भाई 5 मिनट में बढ़ाएं 50 मार्क्स, है ना, 5 मिनट आप वीडियो देख लीजिए तो आपके 50 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे किसी जादू टोना और अलौकिक शक्तियों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। तो ये कोई नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो नहीं कि 5 मिनट देखो और 50 नंबर बढ़ा लो, या डॉक्टर बनने का सपना 10 मिनट में होगा आपका अपना, तो ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि अब नीट क्रैक करने के लिए मैं बस यही सर के वीडियो आया करेंगे, इन्हीं को देखूंगा तो इससे मेरा नीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एकमात्र चीज नहीं है जो आपको चाहिए नीट को क्रैक करने के लिए। दीज आर नॉट द ओनली स्किल्स यू रिक्वायर टू क्रैक नीट। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड रेगुलर सेल्फ स्टडी आर ये ज्यादा जरूरी चीज है, ये चीज एडिशनल है। मतलब ये कुछ इस टाइप की चीज है कि अगर आप 600 नंबर के स्टूडेंट हो गए तो आपका 650 आ सकता है, या मे बी 625 तक आपका स्कोर पहुंच जाए इन चीजों को यूज करके, या लेट से आप 550 आ रहे होगे तो 575 हो जाओगे। लेकिन 550 तक पहुंचने के लिए या 600 तक पहुंचने के लिए या 500 तक पहुंचने के लिए आपको उसके लिए एक्चुअली पढ़ाई करनी पड़ती है। खाली ये ट्रिक के भरोसे आप 650 नंबर नहीं ला पाओगे। 600 नंबर तक पहुंचने के लिए आपको खूब जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 600 से 650 अगर पहुंचना है तो ये चीजें जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं ये आपके काम आएगी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैं और बता दूं कि मैं पूरा वीडियो सोल्यूशन पेपर का नहीं देने जा रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस, तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाऊंगा जो हम उस सेट फॉर्मेट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेट फॉर्मेट जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस तरह से हम लोग उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं। तो मैं पूरा पेपर नहीं सॉल्व करने जा रहा हूँ, द वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट आफ्टर दिस,
कुछ सिलेक्टेड 7, 8, 10 क्वेश्चंस जिनमें वो चीज अप्लाई हो सकती है, उनको हम लोग बस यहाँ पर इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा, वेरी फ्यू क्वेश्चंस, और बहुत जल्दी हम लोग उन्हें करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन एंड लाइट्स कैमरा एक्शन। Okay, so this is the actual question paper of NEET 2019 और क्वेश्चन नंबर 138 पे अब हमको फोकस करना है। सबसे पहले वहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2n एंड 4-ine। पेंट 2 एंड 4-ine कोई मॉलिक्यूल है, उसमें मुझसे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं। अब ज्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर बना के सिग्मा और पाई बॉन्ड्स गिने होंगे और फिर अपना आंसर निकाला होगा, बट हम लोग को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू थिंक विदाउट इंक। तो देखो मुझे यहाँ पर हर ऑप्शन में पाई बॉन्ड्स अलग अलग दिख रहे हैं। 2n 4-ine, 2n मतलब एल्कीन हो गया, एक पाई बॉन्ड, 4-ine मतलब एल्काइन, 2 पाई बॉन्ड, तो इस मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर 2 सही होगा। दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। मैच द xenon कंपाउंड्स इन कॉलम 1 with its structure in column 2 and assign the correct code। तो एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चों ने इसमें सारे स्ट्रक्चर्स मिला के XCF4, देखिए ऑप्शन का वीकनेस हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, XCF4 और काफी कुछ मिला के देखा होगा, बट मैं सिर्फ एक ऑप्शन देखूंगा, XCF4। अगर थोड़ा बहुत भी आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है तो आपको पता होना चाहिए XCF4 इज स्क्वायर प्लेनर, तो ए का ऑप्शन तो 2 होगा। ठीक है, अब A2 मुझे 2 में दिख रहा है, चलो एक और देख लेते हैं। XCF6 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, सॉरी, XCF6 में एक लोन पेयर रहेगा, 6 बॉन्ड है, तो इट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक और देख लेते हैं, XCOF4 देखते हैं, चलो ठीक है। तो XCOF4 इज 4 फ्लोरीन के साथ एक डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर रहेगा, तो इट विल बी स्क्वायर पिरामिडल, तो C रहेगा 4 के साथ, C4 के साथ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, खट से ऑप्शन 3 मारा, आगे बढ़ गए, क्वेश्चन हो गया खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में बोला गया है फॉर द सेल रिएक्शन दिस, ये एक सेल रिएक्शन दी हुई है, 2Fe + 3 + 2I - goes to 2Fe + 2 + I2। E0 सेल की वैल्यू 0.24 वोल्ट दी हुई है 298 केल्विन पे। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G0 निकालना है हमें। E0 सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा G0 नेगेटिव होगा, तो आंसर 2 या 3 में से ही होना चाहिए। डेल्टा G0 का फॉर्मूला होता है -NFE0, बस फॉर्मूला बता रहा हूं बताने के लिए, बाकी हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो डेल्टा G0 निकालना है, डेल्टा G0 नेगेटिव होगा, ये तो समझ ही गए हैं, ऑप्शन होना चाहिए 2 या 3 में से। अब मैंने क्वेश्चन को जब देखा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, यहाँ 2Fe + 3 2Fe + 2 में जा रहा है, तो n की वैल्यू 2 है, ये मैं समझ गया। तो मुझे पढ़ते ही इन दोनों ऑप्शंस को देखकर फील आ गया कि यार ये चीज इसकी डबल है, तो हो ना हो पेपर सेटर ने ये सोचा होगा कि जो बच्चा n की वैल्यू 1 अगर डाल रहा हो तो उसका आंसर 3 आ जाए और वो गलत हो जाए, ठीक है। नेगेटिव मुझे सोचना है, n 2 है, तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मन कर रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को 2 का आंसर को टिक मारकर आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो आप चाहें तो सॉल्व करके देख भी सकते हैं, बट पेपर की साइकी थोड़ा समझने वाली बात है। n = 1 अगर शायद रखता तो ये आंसर आ जाता है ना, बट 2 दिख रहा है और ये फील आ रही है कि ये दोनों डबल हैं एक दूसरे के, तो पक्का जो बच्चा n = 1 लेके करेगा उसका ये आंसर आएगा, पर वो आंसर गलत होगा क्योंकि रिएक्शन का n 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 145, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। एन एल्कीन A ऑन रिएक्शन विद O3 एंड ZnH2O, रिडक्टिव ओजोलिसिस हो रहा है, गिव्स प्रोपानोन एंड इथानल, ठीक है। तो कोई एल्कीन है और वो रिडक्टिव ओजोलिसिस करने पे प्रोपानोन एंड इथानल बना रहा है इक्विमोलर रेशियो में, मतलब दोनों का 1-1 मोल बना। एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B इज, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्या किया होगा कि पहले भाई उन्होंने प्रोपानोल और इथानल बना करके एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाया होगा, फिर एल्कीन पर HCl की रिएक्शन करवाई होगी, फिर कार्बोकटायन बनता है, वो सब कहानी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बात मालूम है कि एल्कीन है A
और एल्कीन ए की रिएक्शन से, एल्कीन ए पे HCl की रिएक्शन से कुछ B बन रहा है। इस रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनता है जिसे हम लोग मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब अगर आप ऑप्शंस में देखो तो कार्बोकटायन से बेसिकली अगर आपको रिएक्शन याद हो तो कार्बोकटायन से हटकर मतलब कार्बोकटायन में Cl माइनस आकर जुड़ता है। तो Cl माइनस हटाकर देखो, अगर सबसे स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है तो वही मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे तुम इस मॉलिक्यूल में Cl माइनस हटाओ तो क्या ये सबसे स्टेबल कार्बोकटायन जनरेट कर रहा है, या इस मॉलिक्यूल में कोई और स्टेबल कार्बोकटायन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, ये 2 डिग्री है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दो यहाँ पे तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो इस टाइप से मुझे सबसे स्टेबल कार्बो, यहाँ पे 1 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 डिग्री दिख रहा है, सबसे स्टेबल कार्बोकटायन मुझे ऑप्शन 4 में ही दिख रहा है। इसलिए अगर कोई आंसर सही है तो वो चौथा ही हो सकता है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह सोच रहा हूँ कि मुझे ये बात मालूम है कि एल्कीन की HCl से रिएक्शन होती है तो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनता है। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट वो होगा जहां पे Cl माइनस सबसे स्टेबल कार्बोकटायन से जाके जुड़े। तो मैंने Cl माइनस को निकालकर कार्बोकटायन सोचा और बस ये देख लिया कि क्या वो कार्बोकटायन उस गिवन मॉलिक्यूल का सबसे स्टेबल कार्बोकटायन है। तो ऐसा मुझे सिर्फ ऑप्शन 4 में दिखा, क्योंकि यहां से मैं Cl माइनस जब निकालूंगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा और वो फर्दर रीअरेंज हो सकता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर Cl माइनस निकलेगा तो ये भी 1 डिग्री बनेगा, उसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये भी मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। और इसी तरह से यहाँ पर 2 डिग्री बनेगा, वो भी फर्दर रीअरेंज हो सकता है, ये भी मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर सही है तो वो 4th ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में हमको बोला गया है कि व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड वैसे तो होता है Br3O8, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट लेट्स से तुम्हें नहीं मालूम है। तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड ये एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, और ऑक्साइड्स मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उनमें से एक ही स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, तो वो ऑप्शन 2 ही होगा, क्योंकि बाकी सब पर क्या है, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। चलो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 151, व्हिच विल मेक अ बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, जिसमें एक वीक बेस और उसका सॉल्ट हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें कैलकुलेशन वगैरह कर करके देखा होगा, कुछ नहीं करना है, खाली देखो HCl और NaOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं। NaOH और एसिटिक एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन तीनों में से ये कॉम्बिनेशन तो बफर बना ही नहीं सकता, और ये कॉम्बिनेशन अगर बफर बनाएगा भी तो वो एसिडिक बफर बनाएगा। वीक एसिड और एक बेस साथ में लिया गया तो एसिडिक ही बफर बनेगा। तो अगर ये तीनों हो नहीं सकते तो चौथा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जो भी होगा अगर कुछ आंसर सही है तो वो 4th ही हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 तो बहुत ही जबरदस्त है। देखो, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against gas का expansion हो रहा है against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पूरी जनता ने यहाँ पे क्या किया होगा, W is equals to minus P external into delta V, ऐसे करोगे आंसर आ जाएगा बिल्कुल, है ना। एक्चुअल तरीका तो यही है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस को ध्यान से देखो, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है, 4 में से एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, तो आंख बंद करके उसको टिक मारो ना। अगर कोई भी आंसर सही होगा तो 2 ही होगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये आए चाहे नहीं आए, सॉल्व करोगे आ जाएगा इतना -30, बट स्टिल क्या जरूरत है करने की, राइट। सो आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होगे और आपको समझ में आ रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंस है इन सब ट्रिक्स की, जो जनरली किसी क्लासरूम में डिस्कस नहीं हो पाती। इनफैक्ट मैं भी इस तरीके से क्लासरूम में डिस्कशन करता हूं, बट इस लेवल पे नहीं हो पाता है। चलो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 172, मैच द फॉलोइंग। कुछ इधर चीजें दी हुई हैं, कुछ इधर चीजें दी हुई हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, पूरा ऑप्शन पढ़ने बैठोगे बहुत समय लगेगा। देखो, हेबर प्रोसेस तो सबने सुना ही होगा, और हेबर प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी सुना होगा, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बट वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हेबर प्रोसेस अमोनिया पक्का 9-10 से नाम आने लगता है, B3 के साथ मैच करेगा। B3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, दैट्स इट।
क्वेश्चन ओवर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 में बोला गया है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रही है, अब इस रिएक्शन को आप थोड़ा सा भी अगर पहचानो तो दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। अब बोला गया है कि ए क्या होगा। अब कुछ ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं, है ना, 1 2 3 4। अब अगर इस मेथड का नाम मैंने पढ़ते समय समझा हुआ था क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो हाइड्रोपेरोक्साइड तो बेसिकली भाई पेरोक्साइड लिंकेज होना चाहिए, तो पेरोक्साइड लिंकेज मुझे यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। और हाइड्रोपेरोक्साइड मतलब होता है कि एक तरफ जो है वो H होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड मतलब एक तरफ H। तो आंसर जो है वो 1 या 3 में से ही कुछ होने वाला है। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर 3 है क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, बिकॉज इट प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बट स्टिल अगर मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, जस्ट मुझे तुक्का मारना है, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड है और हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है, तो उतने से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आंसर 1 या 3 में से कोई होना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है और ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आंसर 3 होगा। एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो आपने देखा मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने 9 to 10 क्वेश्चंस जो है वो उठाए होंगे जो हम लोगों ने बहुत फास्ट एड्रेस किए हैं। और इसी टाइप की चीज अब सपोज करो अगर फिजिक्स में भी करो और बायो में भी करो तो ऑलमोस्ट 180 में से अगर मान लो लेट्स से इस तरह से तुमने 30 इस टाइप के मान लो 30-40 क्वेश्चन हुए जो इस तरह से हो सकते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में तुम्हें स्ट्राइक कर ही जाएगा, बट लेट्स से अगर कॉन्शियसली तुमने अपनी हैबिट डेवलप करी अभी से, एंड ट्रस्ट मी, मतलब 15 दिन भी ये सब सीखने के लिए बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, आपको जस्ट कॉन्शियस होना होता है, राइट। तो जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह 6 बजे उठना है, अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हो तो आप 5-6 दिन में एक बार उठने की आदत डालो। आप रात को मन में सोच के सो कि मैं नहीं, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो 100% आप 5-6 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी। तो ये भी उसी टाइप की चीज है कि 15-20 दिन में अगर इस तरह से आदमी सोचने लगे तो धीरे धीरे हैबिट में आने लगती है। और 180 में से अगर आपने लेट से 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे थे और उनमें से आपने 15-20 भी आइडेंटिफाई कर दिए, तो ट्रस्ट मी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, राइट। सो इसी नोट पे हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं और आगे मैं और इस तरह के वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। एंड दैट इज अ प्रॉमिस दैट आई विल ऑलवेज यूज ओनली द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो। पहले मैं नीट पे ही फोकस करने जा रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर नीट स्टूडेंट्स, एंड आई विल ऑलवेज यूज द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स। कोई फालतू फालतू की खुद से बनाई हुई ट्रिक, खुद से बनाए हुए क्वेश्चन पे मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ये जरूरत है, ठीक है। थैंक यू, कीप स्टडीइंग, विश यू ऑल द बेस्ट।